हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो ये आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो है। एंड आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारी बेसिक चीजें कवर करेंगे और ये वीडियो रहेगा वन शॉट। कंस्ट्रक्टर का फुल तोड़ जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए इसका क्विक रिकैप देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। हम करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, इसमें दो बेसिक टाइप पढ़ेंगे, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, और जो बेसिक आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके हम प्रोग्रामिंग्स भी करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर्स। तो गाइज आप सबको पता होगा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या होता है। इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज सिमिलर टू द मेथड। ये बिल्कुल मेथड की तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि मेथड्स का मेन काम क्या होता है, मेथड की मदद से आप कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हो, राइट। फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर भी ये चीज करता है, इसके अलावा ये एक और चीज करता है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना, यानी कि ऑब्जेक्ट्स बनाना, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। ये स्पेशल टाइप का मेथड है, समझ लो ये एक मेथड ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्पफुल है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, हमेशा आप कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करोगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, ठीक है। तो जिस टाइम पे आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो, सो मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज अलोकेटेड इन द मेमोरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए जगह मेमोरी में दे दी जाती है जैसे आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो। मेथड आई मीन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो उसी समय आपके ऑब्जेक्ट को स्पेस मिल जाती है मेमोरी में, ठीक है। जैसे कि ये छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास स्टूडेंट नाम का एक क्लास है और इसका ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं एस नाम का। तो न्यू ऑपरेटर की मदद से हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और साथ साथ ये कंस्ट्रक्टर है हमारा स्टूडेंट ब्रैकेट, ठीक है। और लास्ट में लगा दिया हमने सेमीकोलन। तो यही चीज जो आपको दिख रही है ये, जिसका नाम बिल्कुल स्टूडेंट के नाम के जैसा है, जैसे स्टूडेंट का नाम है कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है। बस हम कंस्ट्रक्टर के आगे क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लास के नाम के आगे अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो वही बन जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर। और ये हम तब यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। और जब आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तब क्या होगा, तब इस वाले ऑब्जेक्ट को जगह दे दी जाएगी मेमोरी में। तो ये बेसिक फंडा होता है हमारे कंस्ट्रक्टर्स का। लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम होता है, एग्जैक्टली दोनों का नाम सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ना ही उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। जैसे कि मेथड्स में ये होता है कि अगर कोई मेथड का कोई रिटर्न टाइप ना हो तो हम उसका रिटर्न टाइप वॉइड मान लेते हैं कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। लेकिन कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप वॉइड तक भी नहीं होता, इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंस्ट्रक्टर कैन बी इन्वोक्ड ओनली वाया द न्यू ऑपरेटर। बस आप न्यू ऑपरेटर के ही मदद से कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हो, उसे कॉल कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर एक नॉर्मल फंक्शन की तरह बिल्कुल भी इन्वोक नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका क्लास का नाम फ्रूट्स है, ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और अगर हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम न्यू के आगे लिखेंगे फ्रूट्स। तो यही इसी तरह से हम अपने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे और कोई तरीका नहीं है। फाइन। कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो चलिए इन दोनों चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर। जैसे कि आप अगर कोई मेथड लिख रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपके मेथड का नाम है डिस, ओके, डिस है, ये डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जा रहा है ये मेथड। और इसके अंदर आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो, मान लो कि आपने इंट कुछ लिखा, मान लो आपने लिख दिया इंट आई। फाइन, हमने क्या लिखा, इंट एल लिख दिया, मान लो इंट एल, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता, जो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, उसे हम बेसिकली कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो दिस कंस्ट्रक्टर इज इम्प्लीमेंटेड बाय डिफॉल्ट by the Java compiler if there is no explicit constructor implemented by the user of that class। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर उस क्लास में, किसी क्लास में डिफाइन नहीं करी है,
ठीक है, आपने खुद से अगर डिफाइन नहीं किया है किसी कंस्ट्रक्टर को, तब जो आपका जावा कंपाइलर है वो खुद से एक कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा अपने क्लास में। ठीक है, उस क्लास में जावा कंपाइलर खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, उसको खुद से कॉल करेगा। तो यही होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते। ठीक है, और मेनली इसमें हम बॉडी भी डिफाइन नहीं करते। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी भी हम नहीं डालेंगे और ना ही इसमें कुछ पैरामीटर्स होगा। तो इसको हम छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। इससे पहले एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यही मतलब है, ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिसमें कोई भी पैरामीटर ना ही पास की जा सके, मतलब जो कोई भी पैरामीटर कंटेन ना करे। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्योंकि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर पास नहीं करता, इसीलिए हम इसे नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई पैरामीटर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक और पॉइंट है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट्स लाइक जीरो, नल एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। जिस टाइप का आपका वैल्यूज होगा, जिस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट होगा या जो भी होगा, ठीक है, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो प्रोवाइड करेगा कंस्ट्रक्ट। फाइन, तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू देता है। तो ये वाला जो नोट है इसको आप यू कैन फिक्स इट इनसाइड योर माइंड। बट अभी के लिए यू कैन स्ट्रेस मोर ऑन दिस वाला लाइन, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है, एंड देन योर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज, तो जो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है दैट इज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो हम इसे तीन पार्ट में भी बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को दो पार्ट में भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली इसे हम दो ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसका छोटा सा एग्जांपल देख लो जिससे कि कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। सबसे पहले हमने इधर एक क्लास बनाया जिसका नाम है हमारा मेन। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। हमने कैपिटल एम लिखा है इसीलिए ये वैलिड आइडेंटिफायर है। एंड देन हमने क्या बनाया, हमने मेथड बनाया जिसका नाम है वॉइड। ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्ले, और इसका कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। ठीक है, ये नॉर्मल सा मेथड है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। एंड देन ये प्रिंट करेगा ये लाइन, दिस इज अ फंक्शन। फिर हमने मेन मेथड लिखा है। ठीक है, मेन मेथड के अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया, वेलकम टू द मेन मेथड। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, इस मेन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाया है, इज इक्वल्स टू न्यू मेन। तो इस क्लास में देखो हमने अलग से कोई कंस्ट्रक्टर, जैसे हम मेथड का जैसे हमने बॉडी डिफाइन किया है, क्या हमने इस मेन कंस्ट्रक्टर का, क्या हमने इसका बॉडी डिफाइन किया है? नहीं किया है। ठीक है, यानी कि हमने इसका बॉडी डिफाइन ही नहीं किया है। तो इस केस में आपका जो जावा कंपाइलर है वो खुद से क्या करेगा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वो डिफाइन कर लेगा, खुद से वो ये काम कर लेगा, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही होता है जब आप क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर को, अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते अलग से, ठीक है, तब जो आपका जावा कंपाइलर है वो खुद से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर लेगा। ठीक है, और जो आपका इंस्टेंस है, इस क्लास का जो इंस्टेंस है, ठीक है, उसमें उसके जो भी वैल्यूज है उसको डिफॉल्ट वैल्यूज देगा। ठीक, उसको डिफॉल्ट वैल्यूज देगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ये वाले मेथड का नाम लिख दिया। तो इस तरह से हम ये वाले फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो देखो इसका हमें क्या आउटपुट मिला, सबसे पहले आपका मेन मेथड का जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने ये वाले ऑब्जेक्ट से ये वाले मेथड को इन्वोक किया, तो ये वाले मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट थी वो हो जाएगी प्रिंट। सो दिस इज अबाउट योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें कुछ खास दिमाग में स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। जब आपके क्लास में, आपके प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो, मतलब आपने डिफाइन नहीं किया है उस कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पे कॉल हो रहा है लेकिन क्या हमने इसे डिफाइन किया है, क्या हमने बताया कि मेन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, मेन क्या काम करेगा? नहीं। तब आपका कंपाइलर क्या करेगा, वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि खाली कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कुछ नहीं है, वो बस इसे खुद के लिए, अपने समझने के लिए क्या करेगा, ये इसे इम्प्लीमेंट करेगा, ये इसे खुद से डिफाइन कर लेगा। तो इसी को कहेंगे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे, यानी कि ऐसे कंस्ट्रक्टर्स जिसमें पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स होता है, उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर को अलाउ करते हैं टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि ऑब्जेक्ट तो इनिशियलाइज करे और साथ साथ उसमें कुछ वैल्यूज भी पास करे। मैं आपको इस चीज को समझाऊंगी अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, यू कैन लुक अप एट दिस प्रोग्राम। यहाँ पे
हमने क्या किया, हमने क्लास बनाया जिसका नाम है एरिया, एंड देन यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा एरिया क्या है, एरिया हमारा कंस्ट्रक्टर है। फिर इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स डाला, तो जैसे ही हमने इसके अंदर पैरामीटर्स डाला, ये क्या बन गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स या कह लो पैरामीटर्स है। ठीक है, तो अब क्या होगा फर्दर आपका, हमने इसमें क्या करना है, इसमें हमने एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे आप ये रेडियस की वैल्यू कैसे डालोगे, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, जैसे हम यूजुअली जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे हम लिखते थे उसमें, उसमें बस हम कंस्ट्रक्टर लिखते थे। लेकिन ये वाली कंस्ट्रक्टर क्योंकि डिमांड करिए, इसको एक पैरामीटर चाहिए क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड है, तो यहाँ पे हम इसकी पैरामीटर भी पास कर देंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि इस वाले कंस्ट्रक्टर को हमने ये वाली वैल्यू पास की, 12.55 किसको वैल्यू दी गई है, रेडियस को वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ये वाली वैल्यू चली जाएगी यहाँ, यानी कि ऑटोमेटिकली ये वाला जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये हो जाएगा कॉल, ये खुद से कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया था कि न्यू, जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो न्यू ऑपरेटर की मदद से आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है या फिर इन्वोक हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो इन्वोक हो जाएगा और वो ये वाले पैरामीटर्स ले ले। ठीक है, वो ये वैल्यू ले लेगा, वो मान लेगा कि मुझे ये वैल्यू दी गई है। तो बस यही काम होता है इसका। जैसे हम यूजुअली जैसे मेथड्स कैसे लिखते हैं, और मेथड्स के अंदर हम पैरामीटर डालते हैं और उससे हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, इसमें भी हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे बस हमने एक पैरामीटर ले लिया और इस पैरामीटर की मदद से हमने एरिया फाइंड करके उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो बस यही काम कर रहे हैं एंड देन इसे प्रिंट करा दे रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू बस ये अपने पास ले ले। तो ये नॉर्मल मेथड की तरह भी है, बस यही डिफरेंस है कि इसका नाम अलग, इसका नाम बिल्कुल क्लास के नाम की तरह होता है, एंड देन इस इसको हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी ये कॉल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्टर काम करता है, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर काम करता है, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करता है। नाउ लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। आखिर कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, सबसे पहला डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। कंस्ट्रक्टर के यूज से हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम उस ऑब्जेक्ट को कुछ डिफॉल्ट या फिर इनिशियल स्टेट देते हैं कि उसके अंदर जो भी डेटा टाइप्स हो, जो भी वैल्यूज हो, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स वो अपने पास रखा हो, वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीजें हो, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हो, तो वो वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो उसे डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। जब तक आप उसके अंदर वैल्यू नहीं दोगे खुद से, जैसे कि ऑब्जेक्ट की मदद से अगर आप किसी वेरिएबल का वैल्यू सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो जब आपने उसकी वैल्यू नहीं सेट की तब तक ये कंस्ट्रक्टर उसे डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। यानी कि अगर उस क्लास में कोई वेरिएबल है, ठीक है, और उसकी वैल्यू अभी तक आपने सेट नहीं की है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसे डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। मान लो कि वो इन टाइप का है तो उसे 0 वैल्यू दे देगा। जब तक उसे वैल्यू हम नहीं देंगे तब तक वो उसे उसकी इनिशियल, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। जैसे ही हम उस वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे आगे प्रोग्राम में, वो उस वैल्यू को ले लेगा। बात साफ है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इट नीड्स इन ऑर्डर टू यूज इन दिस क्लास जस्ट बाय लुकिंग एट द कंस्ट्रक्टर। बस कंस्ट्रक्टर देख के हमें समझ आ जाता है कि हम इस क्लास में क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें हम इस क्लास में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग में क्या था, एक ही नाम का मेथड, बस उसके जो पैरामीटर्स थे वो अलग थे, या तो उसका डेटा टाइप अलग होगा, ठीक है, या नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग होंगे। बस यही पॉइंट था हमारे मेथड ओवरलोडिंग में, तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, वही क्लास का नाम, बस एक ही नाम का ढेर सारा कंस्ट्रक्टर्स, बस अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। अब ये पैरामीटर्स जैसे कि आपने मेथड ओवरलोडिंग में पढ़ा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया है रेडियस नाम का, रेड नाम का, इसका डेटा टाइप है डबल, तो जब मैं डबल वैल्यू दूंगी एरिया के अंदर, जब बाद में मैं इसे कॉल करूंगी, मैं आपको इससे आगे प्रोग्राम के साथ समझाऊंगी, अभी फिलहाल हम इसका थ्योरी देख लेते हैं। So the constructor overloading can be defined as a concept of having more than one constructor with different parameters. अलग अलग parameters के साथ एक से ज्यादा constructor होना किसी प्रोग्राम में, that is called the constructor overloading, और हर एक constructor अलग अलग task perform करे। ठीक है, यानी कि आप नहीं चाहते कि आप अलग अलग मेथड यूज करो, आप बस चाहते हो कि मैं अलग अलग कंस्ट्रक्टर यूज कर लूं। नाम तो वही रहेगा कंस्ट्रक्टर का, मुझे भी हेक्टिक नहीं रहेगा, मुझे भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा मेथड मैंने किस काम के लिए रखा है। बस मुझे देखना है कि ये कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, नाम तो वही रहेगा। ठीक है, मुझे ढेर सारे मेथड्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस कंस्ट्रक्टर का नाम याद कर लूंगा। और इसके साथ साथ मुझे ये भी फायदा हो जाएगा कि मुझे बार बार ऑब्जेक्ट बना बना के उस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा काम इस तरह से ईजी हो जाएगा। जब आप इसके प्रोग्राम को देखोगे तो आपको ये चीज की क्लैरिटी होगी कि कैसे मैं ये चीजें बोल रही हूँ।
अ कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड लाइक द मेथड, जिस तरह से हम मेथड को ओवरलोड करते हैं उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड करते हैं। ओवरलोड का मतलब ही होता है कि एक ही पटरी पे, समझ लो एक ही नाम का आप ढेर सारा चीज यूज करते जा रहे हो, यूज करते जा रहे हो, ठीक है। The compiler differentiates these constructors by taking into account the number of parameters in the list and the data types। ठीक है, मतलब जो कंपाइलर है वो कैसे मानेगा, वो कैसे समझेगा कि आप किस वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना चाहते हो, बस उसके पैरामीटर्स को देख के कि उसका पैरामीटर्स का क्या डेटा टाइप है, वो एक दूसरे ये सारे पैरामीटर्स को वो अलग मान रहा है, ठीक है। ये तीनों कंस्ट्रक्टर को आपका कंपाइलर अलग अलग क्यों मान रहा है, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो अलग है, या तो इसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग है, इसीलिए ये इन सभी कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंट मान रहा है, ठीक है। अब मैं ऐसा अगर कोशिश करूं कि मैं फिर से, अगर आपका जो सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसका आपका दो पैरामीटर है, एक डबल एल है और एक डबल बी है, अगर मैं काम करूं कि मैं इसी नाम का फिर से, ये नाम तो सेम ही रहेगा पहली बात कंस्ट्रक्टर का, अगर मैं सेम नाम का पैरामीटर रखूं, ठीक है, मैं फिर से लिख दूं डबल एल डबल बी, तो हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे एरर रेस करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि तुमने इस नाम का और इस पैरामीटर का ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अब जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। चलिए इस चीज को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। ध्यान से देखो, इस प्रोग्राम में हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमने क्लास का नाम भी एरिया रखा। फिर हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर है उसका मैंने कमेंट्स की मदद से आपको क्लियरिटी दे दी कि हम फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर से क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले से क्या करेंगे, फिर थर्ड वाले से क्या करेंगे। तो बेसिकली तीनों का काम है एरिया फाइंड करना। फर्स्ट वाला आपको सर्कल का एरिया फाइंड करके देगा, सेकेंड वाला आपको रेक्टेंगल का, देन थर्ड वाला आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करके देगा। फाइन, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एरिया फाइंड करेगा आपको सर्कल का, तो हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने पैरामीटर सेट कर दिया डबल रैड, ठीक है। तो ये डबल डेटा टाइप का पैरामीटर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर फर्दर इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो तो आपको क्लियर है, ठीक है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस, फिर हमने रेडियस को प्रिंट करा देना है, मतलब सिंपली हमने इसे यहाँ पे एरिया को यहाँ पे प्रिंट कर देना है जो हमें मिलेगी इसे कैलकुलेट करके। फर्दर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका आपका पैरामीटर्स है डबल एल और बी, दोनों का डेटा टाइप डबल डबल है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने इसका एरिया फाइंड किया है एंड देन इसे प्रिंट कर दिया। ये आपके रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। फाइनली हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड किया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट, मैंने यहाँ पे इंट क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डबल देती तो मेरा जो कंपाइलर था वो यहाँ पे एरर रेज करता, वो क्या बोलता कि तुमने ऑलरेडी डबल रैड नाम, डबल डबल डेटा टाइप का जो तुमने वैल्यू है वो ऑलरेडी ले लिया है, यानी कि ऑलरेडी तुमने ये वाला पैरामीटर, पहली बात तो वो कैसे कंस्ट्रक्टर्स को डिफरेंशिएट करेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया। नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर अलग अलग हो दो कंस्ट्रक्टर के बीच में तो वो दोनों को अलग मांगे, अलग मानेगा। अब जैसे कि इसका भी, इसके अंदर भी एक पैरामीटर होता, मान लो कि ये डबल अगर हो जाता, इंट की जगह अगर डबल साइड होता तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम, ये इसका जो डेटा टाइप है वो भी सेम हो जाता, इसका भी डबल है, तो वो कंफ्यूज हो जाता ना, कि जब मैं इसके अंदर, जब मैं वैल्यू जब पास करती, जब मैं लिखती, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाती इस क्लास का, उसके बाद जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखती, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 23.5, जैसे कि मैंने ये वाली वैल्यू पास की, तो आपको जो कंपाइलर है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वाली वैल्यू मैं किससे दूं, मैं ये वाले कंस्ट्रक्टर को दूं या फिर ये वाले कंस्ट्रक्टर को दूं, क्योंकि दोनों में एक ही पैरामीटर है और दोनों का पैरामीटर डबल डेटा टाइप का है, तब वो कंफ्यूज हो जाता। इसीलिए मुझे यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ा, तो मैंने इंट रख लिया। अब क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू पास करूंगी तो आपका कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि मैंने इंटीजर वैल्यू दी है, मतलब ये पक्का लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर की ही बात की जा रही है, उससे ही बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो फर्दर हमने क्या करना है, हमने मेन मेथड बनाना है एंड मेन मेथड में हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते जाना है। और यहाँ पे आप जो भी टाइप का वैल्यू यहाँ पे पास करोगे, जैसे मैंने 23.5 रखा है वो डबल वैल्यू है, तो ये समझ लेगा क्योंकि एक ही पैरामीटर है और डबल वैल्यू है, तो मैं फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहती हूँ। सेकेंड में मैंने दो पैरामीटर्स रखे हैं, एक का वैल्यू 23.5, सेकेंड का 34.5, तो अगेन आपको कंपाइलर समझ लेगा कि डबल टाइप का वैल्यू है, दो पैरामीटर है, मतलब सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर। और लास्ट में मैंने क्योंकि इंटीजर पास किया है तो आपका अगेन आपका जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि मैं थर्ड वाले को वैल्यू पास कर रही हूँ, मैं उसे बुला रही हूँ। तो इस तरह से आपका तीनों का काम हो जाएगा और आपको आउटपुट इस तरह से मिलेगा।
यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दिया गाइस। वो गड़बड़ मैंने ये किया है कि मैंने गलती से यहाँ पे भी सर्कल लिख दिया, यहाँ पे भी सर्कल लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा रेक्टेंगल, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो आप इसको खुद से रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था रेक्टेंगल एंड यहाँ पे होना चाहिए था स्क्वायर। मैंने कोड में ये छोटी सी मिस्टेक कर दी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी और आप इसको खुद से रेक्टिफाई कर सकते हो। फाइन। इसके बाद हमने क्या देखना है, इसके बाद हमने देखना है कंस्ट्रक्टर और मेथड का डिफरेंस। सो आई सजेस्ट कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत हेल्प करेगा। ये दोनों के बीच में डिफरेंस जरूर से जरूर पूछा जाता है और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मेथड का नाम क्लास के नाम से बिल्कुल अलग होता है। आपको अलग नाम रखना होता है, क्लास का नाम आप नहीं रख सकते, तब वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर आप क्लास का नाम रख देते हो मेथड का नाम, तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, यहाँ तक कि वॉइड भी नहीं होता। लेकिन मेथड का, जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, कि इसका रिटर्न टाइप होता है। और अगर मान लो कि इसमें आपने कोई रिटर्न टाइप नहीं दी, ठीक है, तब वो खुद से ऑटोमेटिकली वॉइड कंसिडर कर लेगा कि उसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ओके। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा इट if it does not have a return type, then it must return void. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ओनली वाया द न्यू ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये पॉइंट क्लियर है। एंड देन मेथड्स कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो, फिर वो ऑब्जेक्ट की मदद से आप इस मेथड को, किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो। Next point, execution of at least one constructor is a must when an object of the class is created. जब भी आपकी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एटलीस्ट एक भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना कंपलसरी है, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो। ऑल द मेथड्स डिफाइंड इन अ क्लास में और नॉट एग्जीक्यूट, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास के सारे मेथड्स एग्जीक्यूट हो। अगर आपको नहीं जरूरत है, अगर आपके नीड पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो कि सारे मेथड्स एग्जीक्यूट करना, तो आप सारे मेथड्स को एक एक करके कॉल करो। अगर नहीं चाहते तो एग्जीक्यूट ना भी करो तो भी चले। ठीक है। So I'll end up this session with a positive quote. First, solve the problem, then write the code. पहले आपको problem को solve करनी चाहिए. You should look for the approach, and then we should code that thing. So thank you so much for watching this video, guys. मिलते हैं next video में. Till then, stay tuned. Subscribe to the channel. वीडियो को like कर दो और share कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का benefit मिले। एंड इस पूरे चैप्टर के फुल फ्लैश नोट्स के लिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। All the very best for your future ahead. Thank you.